हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम कवर करने वाले हैं अगले 5 क्वेश्चन इस वीडियो में। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है वीडियोस कंटेंट क्रिएट करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। An on-premises web application is being refactored on AWS. The database layer currently uses an in-memory cache. The AWS solution should be highly available and support data replications. Which service should be used for database cache? So, एक ऑन premise वेब एप्लीकेशन है जिसको अभी AWS में ट्रांसफर किया जा रहा है और डेटाबेस जो है करेंटली वो एक इन मेमोरी डेटाबेस है और कैशिंग है उसमें। तो जो AWS जो है वो कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए और रीड रेप्लिका सपोर्ट करना चाहिए। तो कौन सी सर्विस हम यूज़ करेंगे फॉर डेटा कैशिंग? ठीक है, तो देखिए जस्ट कीवर्ड से अगर हम लोग देखें तो ये इन मेमोरी कैशिंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कीवर्ड है जो कि हमारे बहुत सारे ऑप्शंस को इग्नोर कर देगा। तो अगर आप ये 4 ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए AWS का क्लाउड ट्रेल, बी ऑप्शन बी अमेज़न क्लाउड फ्रंट, ऑप्शन सी अमेज़न इलास्टिक कैश रेडिस और ये ऑप्शन डी है अमेज़न इलास्टिक कैश मेमकास्ट। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग देखा जाए तो हमारा इन मेमोरी रिक्वायरमेंट है, मतलब कि हमारा सिर्फ 2 ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है जो कि करेक्ट होगा, क्योंकि ये इलास्टिक कैश रेडिस और इलास्टिक कैश मेमकास्ट। दोनों बाकी सारे ऑप्शंस हट जाएंगे क्योंकि इसी 2 ऑप्शन में सिर्फ इन मेमोरी कैशिंग सपोर्ट है। तो बस हमारे पास बचे ऑप्शन सी और डी। अब हमें ऑप्शन सी और डी में से सेलेक्ट करना है कौन सा रिक्वायर्ड है। तो अभी एक ऑन प्रेमाइस वेब एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन है, सिंगल कोर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन। तो रेडिस सिर्फ सिंगल कोर के लिए होता है, इसलिए रेडिस यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। मेमकैश अगर मल्टी कोर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन रहता है तो उसमें काम आता है कैशिंग के लिए। सो यहाँ पे रेडिस सही ऑप्शन होगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी दे दिया है, अगर आप चाहे तो इसका एक नोट्स बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा याद रखने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 7 कहता है कि एक MongoDB is being deployed on an Amazon EC2 instance and requires sustained disk performance of over 16,000 IOPS. The database is expected to grow up to 1 TB in size. Which elastic block storage volume type is best suited for this requirement? So ऐसा हो रहा है कि एक मोंगो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट है जो कि डिप्लॉय होगी EC2 इंस्टेंस पे और उसका जो डिस्क परफॉर्मेंस है वो 16,000 इनपुट आउटपुट पर सेकंड होना चाहिए और डेटाबेस का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 1 TB हो सकता है। तो विच EBS वॉल्यूम टाइप सबसे अच्छा इस रिक्वायरमेंट को सूट करेगा? तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोल्ड HDT जिसको SC1 भी कहते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो है जनरल पर्पस SSD जिसको GP2 कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD जिसको ST1 कहते हैं और ऑप्शन डी जो है वो है प्रोविजन्ड IOPS SSD जिसको IO1 भी कहते हैं। तो अगर हम इस ऑप्शंस को से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारा 16,000 से ज़्यादा की IOPS हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो है सबसे पहले जो जनरल पर्पस जो SSD है वो तो काम नहीं करने वाला। तो ये जनरल पर्पस SSD सिर्फ 16,000 IOPS तक ही सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर ओवर 16,000 है तो ये तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। कोल्ड HDD तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मिनिमम SSD चाहिए ताकि वो सबसे अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे पाए। तो इसीलिए HDD भी यहाँ का भी हमारा हट जाएगा, ये भी ऑप्शन सी भी हट जाएगा। तो बचता है ऑप्शन डी जो कि है प्रोविजन्ड IOPS SSD IO1 जिसकी जिसका परफॉर्मेंस होता है जो कि एक 16,000 IOPS से भी ज़्यादा सपोर्ट करता है और 250 MB पर सेकंड ऑफ थ्रूपुट पर वॉल्यूम इसकी सपोर्ट है।
वॉल्यूम साइज़ अप टू 16 टीबी ये सपोर्ट कर सकता है और ये मैक्सिमम है ईपीएस वॉल्यूम टाइप्स में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एप्लीकेशन इज डिलीवर्ड ओवर लेयर 7 टू इंटरनेट बेस्ड यूजर्स। The application runs on Amazon EC2 instance in a single availability zone. How can a solution architect make the architecture highly available and cost effective? Select all that apply. So यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शंस है और ये 5 में से कोई भी 2 या 3 ऑप्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, बट जनरली 2 ऑप्शंस जो होते हैं या आउट ऑफ 5 वही करेक्ट होते हैं जनरली। और AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जामिनेशन भी यही पैटर्न फॉलो करता है, सेलेक्ट द टू विच अप्लाइज, ऐसे लिखते हैं वो लोग। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं आउट ऑफ 5। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू ऐड और रिमूव इंस्टेंसेस इन अवेलेबिलिटी ज़ोन। ऑप्शन बी कहता है कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इन फ्रंट ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। ऑप्शन सी कहता है कॉन्फ़िगर एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू ऐड मोर इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन। ऑप्शन डी कह रहा है कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क लोड बैलेंसर इन फ्रंट ऑफ द EC2 इंस्टेंस। और ऑप्शन सी कहता है ऐड मोर इंस्टेंस इन अनदर अवेलेबिलिटी ज़ोन। तो देखिए अभी कीवर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो कीवर्ड है हमारा कि ये लेयर 7 पे काम कर रहा है और जो एप्लीकेशन है वो सिंगल अवेलेबिलिटी ज़ोन है, लेकिन हमें आर्किटेक्चर को हाईली अवेलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। देखिए हाईली अवेलेबल के लिए हम लोग को पहले तो सिंगल अवेलेबिलिटी ज़ोन से मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन में जाना होगा। तो यहाँ जाने के लिए हमारे पास सीधा एक ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन सी है, वो हमें सबसे पहला बेस्ट सूट करता है। कॉन्फ़िगर एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू ऐड और रिमूव इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन। सो ये ऑप्शन तो हमारा सही है ही। और देखें अगर हम लोग तो ये हमारा हाईली अवेलेबल हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव टर्म से अगर हम लोग सोचे तो हम लोग एक कॉस्ट इफेक्टिव तो ये हो ही जाएगा क्योंकि ऐड और रिमूव भी हो रहा है वहाँ पे। और एक ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसके ऊपर में एक ALB डाल दें, तो ये हाईली अवेलेबल और भी हाईली अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि अगर ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स जो नए जो EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे, अगर ये ALB अगर उसको अच्छे से रूट कर पाता है, सारे EC2 इंस्टेंसेस को और इक्वली लोड को बैलेंस कर पाता है, तो हमारा एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव तो यहाँ से हो ही रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सबसे सूटेबल लग रहा है। बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी ज़ोन की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में नेटवर्क लोड बैलेंसर की बात हो रही है, बट यहाँ पे लेयर 7 है और नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करती है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। और ऑप्शन ई ऐड मोर इंस्टेंसेस इन अनदर अवेलेबिलिटी ज़ोन। सो ये सिर्फ इनफ नहीं होगा क्योंकि हमें ऑटो स्केलिंग भी उसके ऊपर डालना होगा, इसीलिए ऑप्शन बी और सी करेक्ट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन इधर अवेलेबल है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A mobile application is being deployed on AWS. The application requires sign up and sign in services that support creation of user profiles and social sign in from third party identity providers. Which service should be used? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो और उसके पहले ऑप्शंस पढ़ने के पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। सो एक मोबाइल एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है AWS में, उसमें एक साइन इन और साइन आउट की रिक्वायरमेंट ऐड करनी है ताकि यूज़र अपने प्रोफाइल बना पाए और साइन इन कर पाए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से। जैसे कि कोई भी, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप थर्ड पार्टी गूगल वगैरह से आप उसको आइडेंटिटी प्रोवाइडर का हेल्प मिल जाए, तो आप क्या सर्विस यूज़ करेंगे? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमेज़न IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ऑप्शन बी जो है AWS KMS है। ऑप्शन सी अमेज़न काइनेसिस है और ऑप्शन डी अमेज़न कॉग्निटो है। तो अगर आप देखेंगे हमारा यहाँ पर, तो ये जो अमेज़न काइनेसिस हमारा ऑटोमैटिकली रिमूव हो जाता है क्योंकि अमेज़न काइनेसिस एक डेटा स्ट्रीमिंग सर्विस है जो कि यहाँ पर काम नहीं आएगी। AWS KMS जो है वो की मैनेजमेंट सर्विस है, तो की मैनेजमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साइन इन साइन आउट की बात हो रही है।
और एक ऑप्शन ए देखेंगे आप तो ये अमेज़न आईएएम है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। हाँ, अमेज़न आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है अगर आप कोई ग्रुप या रोल वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं और उस ग्रुप या रोल को कोई सर्विस से अटैच करना चाहते हैं तो आईएएम यूज़ होगा। बट यहाँ पे साइन इन साइन आउट की बात हो रही है तो यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन बचता है जिसे कहते हैं अमेज़न कॉग्निटो, जो हमें इस चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली थर्ड पार्टी जैसे कि फेसबुक, गूगल, अमेज़न के ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है। तो अमेज़न कॉग्निटो सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन 10। तो a series of sensors generating streaming data. The data must be collected from producer, analyzed in real time using SQL queries, and then loaded into S3. Which services should a solution architect choose? Select all that apply. ओके, सो अगर आप देखें यहाँ 4 ऑप्शंस है और ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक लाइव डेटा स्ट्रीमिंग है, मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव है या नहीं पता नहीं, बट एक स्ट्रीमिंग हो रही है डेटा, और डेटा कलेक्ट होना चाहिए प्रोड्यूसर से और एनालाइज होना चाहिए रियल टाइम में एसक्यूएल क्वेरी के द्वारा, एंड देन उसको लोड करना है S3 पे। तो कौन सा आर्किटेक्चर या कौन सी सर्विसेज हम यूज करेंगे जो कि इसके लिए बेस्ट सूट करेगा? तो हमें यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल अप्लाई है, मतलब यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है अमेज़न काइनेसिस डेटा एनालिटिक्स फॉर एनालाइजिंग काइनेसिस फाइल होस्ट फॉर लोडिंग द डेटा। ऑप्शन बी कहता है अमेज़न काइनेसिस डेटा स्ट्रीम्स फॉर कलेक्टिंग रियल टाइम डेटा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन सी कहता है अमेज़न रेडशिफ्ट फॉर एनालाइजिंग एंड एडब्ल्यूएस बैकअप फॉर लोडिंग द डेटा। और ऑप्शन डी कहता है रेडशिफ्ट फॉर एनालिसिस एंड डायनामोडीबी फॉर स्टोरेज। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें सबसे पहला चीज़ डेटा स्ट्रीमिंग करनी है, और डेटा स्ट्रीमिंग का सबसे अच्छा सोर्स होता है काइनेसिस डेटा स्ट्रीम। सो यहाँ पर एक ऑप्शन तो हमारा सही है ही, जो कि है ऑप्शन बी, अमेज़न काइनेसिस डेटा स्ट्रीम फॉर कलेक्टिंग रियल टाइम डेटा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब हमें कलेक्ट करके एनालाइज भी करनी है रियल टाइम में एसक्यूएल क्वेरीज। अब उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा होता है, वो है काइनेसिस डेटा एनालिटिक्स, और काइनेसिस फायर होस्ट जो होता है वो लोडिंग में काम आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इसको सबसे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि इसमें डेटा एनालिटिक्स हो रही है और एनालिसिस के लिए एनालिसिस के लिए और काइनेसिस फायर होस्ट हो रही है लोडिंग करने के लिए। तो बस इतनी ही काफ़ी है, सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। अमेज़न रेडशिफ्ट एनालाइजिंग के लिए और एडब्ल्यूएस बैकअप हमें करनी नहीं है। रेडशिफ्ट फॉर एनालिसिस, डायनामोडीबी फॉर स्टोरेज ज़रूरत नहीं है हमारी, क्योंकि यहाँ पर ही सब काम हो जा रहा है हमारा। तो और डायनेमोडीबी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें S3 यूज़ करना है। तो इसीलिए जो काइनेटिक फायर होस्ट है वो S3 में ऑटोमैटिकली डेटा लोड कर देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दे दिया है, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें टू टेक शॉर्ट्स। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।